तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको। क्वेश्चन ये था जिसका सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। सीमा हैदर, आप बहुत बात कर रहे हो। चलो अब बात मत करो, अब इधर फोकस करो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने बहुत गलती की होगी। चलो देखते हैं। मैं एक बार आंसर ले लूं क्या आप लोगों का, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं ठीक कर रहा। तो प्लीज अपना नाम और आंसर फटाफट लिखवाओ। अनीशा ने जवाब दिया ओल्ड का 5,07,000 और न्यू का 4,75,800। न्यू के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से न्यू का हमें टीडीएस, मतलब न्यू उसे ऑप्ट करना चाहिए। और टीडीएस कितना काटना चाहिए पर मंथ? टीडीएस पर मंथ कितना काटना चाहिए प्लीज बताइए। आप कह रहे हो 47,580। जिसका जिसका इसके सेम आंसर है प्लीज बता दो। सेम सेम और कोई बताओ, किसी का इससे अलग आंसर आ रहा हो भाई? मतलब अगर सबने यही आंसर दिया है तो अब आगे नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां लिख देता हूं सब। ठीक है, अब सारे आगे। चलो आप फटाफट प्लीज देख लेते हैं कि भाई आंसर क्या आ रहा है एक्चुअल में। तो क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपके पास कोई आ रहा है 1 जून 2025 को जॉब करने, रोहित नाम का लड़का आ रहा है और आपने सैलरी फिक्स की है 3 लाख रुपए हर महीने देंगे हम उसे। और अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता है तो एचआरए मिलेगा 5 लाख का, हाउस रेंट अलाउंस जो न्यू में नहीं मिलने वाला, और एटीसी से एटीयू तक की 2 लाख की डिडक्शन मिलती है जो न्यू में नहीं मिलने वाली। और मेरा जो क्वेश्चन था कि टीडीएस हर महीने आप कितना काटोगे, तो टीडीएस काटने के लिए पहले तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे या न्यू। नॉर्मली इंप्लॉय को डिसाइड करना चाहिए, जिसका आप टीडीएस काटोगे उसको डिसाइड करना चाहिए कि भाई मैं ओल्ड में जाऊंगा या न्यू में जाऊंगा। यानी हमारे केस में रोहित को डिसाइड करना चाहिए था कि मैं न्यू लूंगा या ओल्ड लूंगा। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि इंप्लॉय को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो अपने जो आप जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ही बोलता है भैया जिसमें कम टैक्स बने ना वो वाला ले लो, ऐसे ही बोलता है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि भाई किस में कम टैक्स बन रहा है। तो आप सबसे पहले निकालते हैं, हम एक साथ सारी कैलकुलेशन करते हैं, ओल्ड की भी लेते हैं और न्यू की भी लेते हैं। अब ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी है? आप बोलोगे सैलरी है 3 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन क्योंकि 1 जून को आ रहा है तो 10 महीने ही काम करेगा हमारे पास, 10 महीने हमारे पास काम करने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी और 10 से मल्टीपल करके सैलरी बनती है टोटल 30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की सैलरी बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ओल्ड वाले में अगर आप ओल्ड चूज करते हो तो एचआरए मिल जाएगा माइनस करने को। कितने का एचआरए मिल जाएगा? 5 लाख का, जो कि न्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड के हिसाब से आपकी 25 लाख की सैलरी बन रही है वैसे, और न्यू के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी बन रही है? 30 लाख। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर मैं ओल्ड की बात करूं तो ओल्ड में मिलेगा सिर्फ 50,000 रुपए का, और न्यू में कितने का मिलेगा? 75,000 रुपए का। तो अगर नेट सैलरी की बात करें तो 24,50,000 की सैलरी बनती है ओल्ड के हिसाब से, और न्यू के हिसाब से 29,25,000 रुपए की न्यू के हिसाब से सैलरी बनती है। और ये सिर्फ सैलरी है, सैलरी के अलावा अदर इनकम भी बात करोगे आप, और कोई इनकम है उसकी, तो उसकी और कोई इनकम तो है नहीं, सिर्फ सैलरी वाली इनकम है। इसके अलावा अब आप एटीसी से एटीयू तक देखोगे, यानी वैसे तो क्या होता है 5 हेड जोड़ना होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बट और कोई इनकम नहीं है। तो यही आपकी क्या बन गई? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब इसमें से माइनस क्या होगा? एटीसी से एटीयू तक। लेकिन जैसा कि बताया आपको कि ओल्ड चूज करते हो तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपको डिडक्शन मिले ज्यादा, और न्यू चूज करते हो तो डिडक्शन ना मिले। जैसे अभी इस क्वेश्चन में ही था, ओल्ड चूज करते हो तो 2 लाख की डिडक्शन थी, न्यू चूज करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं थी। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपको बोला जाएगा आपकी जो सैलरी है वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है? 22,50,000। और अगर आप न्यू चूज करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 29,25,000। कुछ बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है, बट क्योंकि रेट में भी तो डिफरेंस है। अब रेट में डिफरेंस है तो मैं वो वाला पेन ले लेता हूं, कोई और सा, मतलब रेड कलर का पेन। ठीक है, अब टैक्स निकालते हैं, पहले ओल्ड का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर न्यू का कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड के लिए बड़ा सिंपल है, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% जो कि बनता है 12,500, और अगर 5 लाख से ऊपर जाए 10 लाख तक तो 20% जो कि बनता है 1 लाख रुपए, और अगर 10 लाख से ऊपर जाए तो 22,50,000 तक, पूरे बीच के 12.5 लाख का 30%। अमाउंट बता दो, आपको पता ही होगा, 3,75,000। तो आपके हिसाब से टोटल कितना आ रहा है? 4,87,500 प्लस सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? 87 है की रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई रिबेट नहीं। रिबेट तब मिलती जब आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होती ओल्ड में, और न्यू में कब मिलता है? जब टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक हो। तो ना इसको ओल्ड में मिलने वाला है वो रिबेट, ना न्यू में मिलने वाली है। इसके अलावा सरचार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से कम है दोनों की टैक्सेबल इनकम। तो सिर्फ क्या मिलेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। ये भी बता दो, 19,500। टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? 5,07,000। तो आपको अगर सामने वाला ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता है, वो स्पेशली आके बोलता है मैं तो ओल्ड ही लूंगा, तो आप क्या कहोगे? देखो सर, 5,07,000 आपका टैक्स बनेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, और क्योंकि आप मेरे पास काम करोगे 10 महीने तक, तो मैं हर महीने आपका 50,700 रुपए का टीडीएस काट लूंगा। समझ आ गया? अगर वो स्पेशली बोलता है ओल्ड चूज करने वाला हूं तो, ठीक है। अब आप उसको, अगर वो बोलता है ओल्ड चूज करना है, तो आप उसको सिखाओगे थोड़ा ना कि नहीं नहीं न्यू ले भाई, न्यू में फायदा है, ये सब थोड़ा ना। आपको, आप काम कर रहे हो वहां पे, सामने वाले का हो सकता है कोई और बेनिफिट है ओल्ड में, तो वो स्पेशली आपको बोलेगा अगर मेरे को ओल्ड लेना है तो ओल्ड से कैलकुलेट करना, अगर वो बोलता है न्यू लूंगा तो न्यू से कैलकुलेट करना। चलो भाई न्यू से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 29,25,000 रुपए की इनकम है आपकी, तो न्यू से क्या होगा? 0 से 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक 5% जो कि 20,000 होता है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% जो कि 40,000 होता है, और 12 लाख से 16 लाख तक 15% जो कि 60,000 होता है, और 16 लाख से 20 लाख तक 20% जो कि 80,000 होता है, और 20 लाख से 24 लाख तक 25% जो कि 1 लाख होता है, और 24 लाख के ऊपर जो भी है उस पे पूरा 30%, यानी 29,25,000 तक 30%। तो बीच के 5,25,000 का 30% प्लीज बताओ कितना होगा? 1,57,500। और टोटल कैलकुलेट करके ये भी बता दो फटाफट। 4,57,500, और फटाफट इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन जिस भी जुड़वा दो। 12,000, 18,300। अब ये टोटल बता दो। 4,75,800। अब ये आ गया आपका 4,75,800 टैक्स। अगर वो कहता है मेरे को तो न्यू टैक्स रेजिम में जाना है, तो आप बोलोगे कि 4,75,800 डिवाइड बाई 10, क्योंकि हर महीने आप मेरे पास 10 महीने तक काम करोगे तो मैं हर महीना काटूंगा आपका 47,580 रुपए का टीडीएस एवरी मंथ डिडक्ट करूंगा। समझ आ गया ये बात? अच्छा, अब जैसे ही ये बात मैंने आपको बोला, जैसे ये पॉइंट मैंने आपको बोला, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वो आपको बोलता है कि आप बताओ ओल्ड लूं कि न्यू लूं, तो आप कैलकुलेट करके बता देना, थोड़ी सी मेहनत है आपकी। तो आप बोल दोगे कि भाई आपका फायदा किसमें है? न्यू में, और न्यू में आपका टैक्स कम बनेगा, मैं टीडीएस भी कम काटूंगा। स्पेशली बोलोगे। अच्छा एक बात और सुन लो, इंप्लॉय को बताना पड़ता है ओल्ड लूंगा कि न्यू। एम्प्लॉयर यानी आप जहां जॉब करोगे, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करोगे, आप उसको एडवाइस दे सकते हो, आप बोल सकते हो ओल्ड ले ले भाई फायदा है, न्यू ले ले फायदा है, लेकिन मेन डिसीजन किसका होगा? आप किसी का जबरदस्ती नहीं, मैं तो न्यू पे काटूंगा, वो बोलेगा भाई ओल्ड दे, पागल है क्या, चक्कू मार दूंगा अगर ओल्ड लेगा तो। ऐसे नहीं बोल सकते आप सिंपल डिसाइड करोगे कि भाई, मतलब वो सिंपल डिसाइड करेगा, आप उसको सिर्फ एडवाइस दे सकते हो। क्लियर है? तो यहां तक की क्लास तो हमारी कॉमन हो गई, इनकम टैक्स की और टीडीएस की। बट अब हम दोबारा जा रहे हैं 192 सैलरी वाले टीडीएस पे, तो अब यहां से टीडीएस की क्लास अलग चलेगी और इनकम टैक्स की क्लास अलग। तो इनकम टैक्स टैक्स डिग्री में ना, वो अगले उसके लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए
करंट वाले के लिए तो नहीं है ना ये? करंट वालों के लिए 7 लाख तक है ना, 24-25 के लिए 7 लाख तक है, 25-26 के लिए 12 लाख तक है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं बात को, जो इनकम टैक्स का कोर्स ले रहा है उसको भी यहां तक की सारी क्लासेस मिलेंगी सेम टू सेम, क्योंकि कैलकुलेशन बताई गई है। इसके आगे की क्लास अलग मिलेगी इनकम टैक्स वालों को, और टीडीएस को अलग। तो जो टीडीएस की क्लास देख रहा है उसका इसके आगे कोर्स कंटिन्यू हो रहा है। आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। तो टीडीएस में हम 192 को पढ़ रहे थे, जो मैंने बोला था ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ बातें बतानी है, आ जाते हैं, खत्म करते हैं उसे। तो अब आ जाओ 192 पे। मैंने आपको बोला था अब हम टीडीएस पढ़ रहे थे, और टीडीएस में मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, 192 टीडीएस ऑन सैलरी, क्योंकि हर कंपनी किसी ना किसी को सैलरी दे रही है, और एक अमाउंट से ज्यादा दे रही है तो ही टीडीएस काटना है। अगर मान लेते हैं किसी का कोई कह रहा है मैं न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर रहा हूं, और उसका नेट टैक्सेबल इनकम कितना है, सिर्फ 12 लाख, तो अगर 12 लाख है तो टैक्स तो बनेगा नहीं, जीरो बन जाएगा। तो भाई अगर टैक्स जीरो बनेगा तो टीडीएस काटोगे क्या, नहीं, तब जी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब हम टीडीएस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब इनकम ये 192 वाला। देखो कोई भी टीडीएस को किस तरीके से पढ़ोगे आप, एक बंदा होगा पेयर और एक बंदा होगा पेई। ध्यान से अच्छे से समझना, अब ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पेयर का मतलब जो पैसा दे रहा है, और पेई का मतलब जिसको पैसा मिल रहा है। टीडीएस काम इस तरीके से करता है कि अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आप काट के दो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? टीडीएस किस तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट ने आपको बोल रखा है ये आप हो, और आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, इनमें से एक ऑप्शन आ सकता है सैलरी। अगर किसी को सैलरी दे रहे हो तो आपको पूरी सैलरी नहीं देनी, बल्कि जितना टैक्स बनेगा उतना काट के देना है। तो जो पैसा दे रहा है उसको आप बोलते हो पेयर, और जिसको पैसा मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, पेई। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी में यानी 192 में टीडीएस काटने के लिए जो पेयर होगा वो इंप्लॉयर होना जरूरी है, और जो पेई होगा वो क्या होना चाहिए, इंप्लॉय, यानी कोई ऐसा आदमी जो आपके अंडर में काम कर रहा हो, तभी आप 192 में सैलरी काट सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई आया ऐसे ही नॉर्मल, मान लेते हैं जोमेटो वाला आया, मैंने खाना ऑर्डर किया, और जोमेटो वाला आया बोला भैया ये रहा खाना 500 रुपए दे दो। मैंने कहा भाई 192 पढ़ रखा है मैंने, मैं तेरा टीडीएस काट के दूंगा, कितना कमाता है फटाफट बता, मैं जोड़ूंगा ओल्ड टैक्स रेजिम में कि नहीं। अरे भाई वहां क्या आप पेमेंट करते समय टीडीएस काट सकते हो, नहीं, और इस सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं काट सकते। 192 सैलरी में टीडीएस काटने के लिए जरूरी है आप इंप्लॉयर हो, यानी पेयर, जो पैसा दे रहा है वो इंप्लॉयर है, और जो पैसा ले रहा है वो इंप्लॉय है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, दूसरी चीज जो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछी जाती है, टीडीएस रेट कितना होना चाहिए। जब आप टीडीएस काटोगे सेक्शन 192 में तो टीडीएस रेट कितना होगा, आगे चल के आप पढ़ोगे पूरे टीडीएस रेट ऐसे होंगे, 1% काट लो, 2% काट लो, 5% काट लो, यानी किसी को कुछ पैसा दे रहे हो तो 5% काट लो, किसी को कुछ पैसा दे रहे हो तो 10% काट लो। लेकिन सैलरी में कोई फिक्स रेट नहीं है। सैलरी में कौन सा रेट है बताओ, स्लैब रेट। कौन सा रेट है, स्लैब रेट। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे खुद के जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि सैलरी में टीडीएस कौन से रेट से कटता है। तो क्योंकि मैं पढ़ के गया था, हम सीए स्टूडेंट है तो इतना पढ़ना पड़ता है पेपर पढ़ने के बाद ही, तो मैंने उसको बोल दिया था स्लैब रेट। उसने ऑप्शन भी दिया था 5 कि 10, मैंने और स्लैब वाला ऑप्शन नहीं दिया उसने बोला सैलरी पे टीडीएस कितना कटता है, 5% कि 10%। तो मैंने कहा सर ना 5 कटता है ना 10 कटता है, ये तो स्लैब रेट में कटता है। तो आप गड़बड़ ना करो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया टीडीएस में क्या कौन से रेट से कटेगा, 192 में कौन से, स्लैब रेट से। अब ध्यान से सुनो कुछ बातें और जो आपको पता होनी चाहिए। टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब आप बोलोगे बात ही नहीं समझे, ये क्या कह रहे हो। देखो ध्यान से सुनो, आगे जब आप टीडीएस पढ़ोगे, आगे बहुत सारे सेक्शन आएंगे, उसमें अलग डेट हो सकती है, किस डेट को टीडीएस काटना है वो डेट अलग हो सकती है। लेकिन सैलरी में अभी जब आगे की डेट आएगी तब मैं वहां पे समझाऊंगा आपको। सैलरी में जब आप सैलरी किसी को पे कर रहे हो तब टीडीएस काटोगे। जब किसी को सैलरी पे कर रहे हो उस टाइम पे, पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। आप बोलोगे बात ही समझ नहीं आई। जैसे मान लेते हैं कोई मेरे पास जनवरी में आया जॉब करने, ठीक है, तो जनवरी में मेरे पास 1 जनवरी से काम करना शुरू किया और 31 जनवरी तक काम करेगा। अच्छा, जिस दिन 31 जनवरी को उसकी छुट्टी हुई, क्या उसका महीना कंप्लीट हो गया? क्या मुझे सैलरी आज दे देनी चाहिए? सोच के बताओ, क्या मुझे आज 31 जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मेरे पास काम किया, 31 जनवरी को मैंने बोला था पूरे महीने काम कर 50,000 दूंगा, 31 जनवरी को 50,000 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बोलोगे देना चाहिए, लेकिन कंपनियां देती नहीं है।
कंपनियां थोड़ा सा डिले देती हैं, कोई कंपनी 1 तारीख को देती है, कोई 7 तारीख को देती है, कोई 10 तारीख को देती है। तो लेकिन सैलरी ड्यू कब हुई है ये बताओ? सैलरी ड्यू हुई है 31 जनवरी को, यानी आपको 31 जनवरी को उसे पेमेंट कर देनी चाहिए। इवन अगर आप सही से अकाउंटिंग करो और आपने हमारी जर्नल एंट्री की क्लास देखी है तो मैंने उसमें बताया भी है कि जिस दिन सैलरी ड्यू हो गई एंट्री उस दिन करनी है। आप पे नहीं कर रहे हैं, आप सैलरी आज पे नहीं कर रहे हो, पता है ना, आप पे नहीं कर रहे हो, लेकिन सैलरी आज ड्यू करोगे, एंट्री आज आपको करनी पड़ेगी सैलरी ड्यू की। याद है, बताया है, जर्नल एंट्री नहीं देखी तो जाके देख लो। तो आप एंट्री करोगे ड्यू की, लेकिन पेमेंट कब कर रहे हो सकता है पेमेंट कर रहे हो 8 फरवरी को, 8 फरवरी को सैलरी पेमेंट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये टीडीएस कब काटना है? जब सैलरी ड्यू होगी या जब सैलरी पे करेंगे। तो सेक्शन 192 क्या कहता है? जब सैलरी पे करोगे तब काटना है टीडीएस। अब आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ रहा है, हमने ड्यू के टाइम पे काट लिया या पेमेंट के टाइम पे? देखो टीडीएस में एक और रूल होता है। टीडीएस क्या कहता है? जब आप किसी का टीडीएस काटोगे, जिस डेट पे काट रहे हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करा दो। अभी डेट वोट याद मत रखो, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं, लॉजिक क्योंकि शुरू से ही क्लियर होना चाहिए आपका। मैं क्या कह रहा हूं, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप किसी का टीडीएस काट रहे हो, अगर आप किसी का टीडीएस काट रहे हो तो जिस डेट को काट रहे हो उसका जो अगला महीना होगा उस महीने की 7 तारीख तक हमें जमा करा देना टीडीएस, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ड्यू वाले दिन टीडीएस काटता 31 जनवरी को तो मुझे गवर्नमेंट को कब तक टीडीएस जमा कराना पड़ता? 7 फरवरी तक। अब क्योंकि मैं सैलरी कब पे कर रहा हूं 8 फरवरी को, तो मैं टीडीएस कब काटूंगा 8 फरवरी को, तो मुझे गवर्नमेंट के पास कब जमा कराना पड़ेगा 7 मार्च को। अब आप बोलोगे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, सिंपल ही तो है, जिस डेट को पे करेंगे उस डेट को टीडीएस काटना है, बस इतना से याद रखना है। जमा करने वाली बात 7 तारीख वाली बात आगे चल के सीखेंगे, बट जस्ट मैंने आपको एक चीज क्लियर किया, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स वो जो होती है, जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, वो यही सारे हैं। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, इसमें आपसे रेट पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कौन सी डेट को टीडीएस काटना है, कौन सी डेट को काटना है। आगे जब सेक्शन पढ़ोगे और सारे ना टीडीएस के, तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा होगा ड्यू या पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो जाए उस दिन टीडीएस काटना है। लेकिन सैलरी वाले में स्पेशली क्या बोला है, टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या टीडीएस की डेट काटने वाली डेट से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन काटा है उसके हिसाब से ही जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एक बार मैं एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अब तक मैंने आपको बताया सैलरी पे टीडीएस काटने के लिए एक बंदा जो पेयर है वो इंप्लॉयर होना चाहिए और जो पेई है वो इंप्लॉय होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताया टीडीएस कौन से रेट से कटेगा, स्लैब रेट से। तीसरी चीज मैंने बताया टीडीएस काटना कब है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ड्यू करने के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना, जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे काटना है। अच्छा, मेरी मर्जी, मैं ड्यू करने के टाइम पे काट दूं तो काट सकता हूं, आप पहले कर सकते हो, चीजें गवर्नमेंट खुश रहेगी, दे दो, जमा करा दो, अच्छी बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे आप टीडीएस काट लो। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं या कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये मैं हूं, मेरे पास कोई जॉब करने आता है, मान लेते हैं दुष्यंत आता है। अब दुष्यंत आएगा, दुष्यंत मेरे से बोलेगा कि भैया मेरे को जॉब पे रख लोगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 लाख रुपए सैलरी और दे दूंगा, ठीक है, पर मंथ। अब दुष्यंत बड़ा खुश है। अब मैंने दुष्यंत से पूछा, दुष्यंत भाई और कोई कमाई है तुम्हारी, कोई और इनकम? आप बता दो, क्या दुष्यंत मेरे को अपनी कोई और इनकम बता सकता है? भाई दुष्यंत बता सकता है। दुष्यंत बोलेगा अरे प्लॉट पड़ा है मेरा, किराए पे चढ़ा रखा है मैंने, घर, मेरा घर है, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा रखा है, खूब किराया आता है, और तो और मैं बता देता हूं 1 लाख रुपए हर महीना किराया आता है। अब दुष्यंत ने मेरे को अपनी इनकम बता दी है, अदर इनकम बता दी है। क्या मैं टीडीएस काटने के लिए उस इनकम को भी कैलकुलेट करूंगा? जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि सैलरी तो कैलकुलेट करोगे, प्लस अदर इनकम भी पूछोगे, अदर कोई इनकम है। जनरली मैं आपको एक बात बता दूं, दुष्यंत नहीं बताएगा अदर कोई इनकम। आप खुद सोचो, आप कहीं और जॉब करने जाओगे तो क्या अपनी अदर इनकम बताओगे? क्योंकि अगर आपने अपनी अदर इनकम बता दी तो वो इनकम भी जोड़ लेगा, और इनकम जोड़ के फिर टीडीएस काटेगा ज्यादा। समझ आ रहे हैं? हो सकता है जितनी सैलरी है उतना ही टीडीएस कट जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप, कोई भी बंदा नहीं बताना चाहेगा अपनी अदर इनकम, नॉर्मली कोई नहीं बताता, बट रूल के हिसाब से अगर कोई आपको इनकम बता रहा है तो कंसीडर करोगे। समझ आ रहा है? आपको अपनी, उसकी सामने वाले की इनकम कंसीडर करनी है, लेकिन क्या सामने वाले की डिडक्शन भी कंसीडर करनी है? डिडक्शन सोच के बताओ, क्या डिडक्शन कंसीडर करनी है? हाँ भाई, मैंने आपको बताया नहीं था 80C से लेके 80U तक यही तो डिडक्शन होती है,
और सामने वाला आपको बता रहा है यार मैंने LIC में इतना लगा रखा है, वो भी माइनस कर देना, मेरी इनकम में से डिडक्शन घटा देना। मेरे को आप मान लेते हैं 50 लाख की सैलरी दोगे, तो 2 लाख तो मैंने यहां लगा रखा है, तो 2 लाख घटा के आप बताओ 48 लाख क्या कंसीडर करोगे? हाँ, तो ध्यान से सुन लो, इनकम भी कंसीडर करना है और डिडक्शन भी कंसीडर करना है। ध्यान रखना, अगर ये सारी चीजें मैं आपको पहले बोल रहा होता, बिना समझाए ये सारी चीजें कि इनकम कैसे निकालते हैं, डिडक्शन कैसे निकालते हैं, इतने सारे क्वेश्चन, तो आज आपको लगता है ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, इनकम डिडक्शन, फिर रटने वाली बात हो जाती। अभी आपको क्लियरिटी है पूरा कि क्या होता है इनकम, क्या होता है डिडक्शन और किस तरीके से उसको कंसीडर करना है, क्लियर है? अच्छा, अब दुष्यंत बड़ा तेज आदमी निकला। दुष्यंत ने मेरे से क्लास ले रखी थी क्योंकि, तो दुष्यंत अपने लॉस के बारे में बताने लगा, कह रहा है इनकम थोड़ा ना बताऊंगा लेकिन मैं लॉस बताऊंगा। भैया पता है उधर मैंने RCB पे लगाया था 5 लाख रुपए, वो भी मेरा लॉस है, ठीक है। इसके अलावा जब 5 लाख हार गया तो फिर मैंने ना वो किया, क्या बोलते हैं, कोई और बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो भाई कुछ सामान बेचूंगा, उसमें भी लॉस हो गया, तो मेरे ना 4-5 लॉस हैं। ध्यान से सुनना, मेरे 4-5 लॉस हैं भैया, माइनस करके बताओ मेरी, क्योंकि इनकम आप तो टोटल इनकम देखते हो ना, तो लॉस घटा दो ना। मैं एक ना प्रॉपर्टी बेचने वाला हूं और तो और उसे लॉस में बेचूंगा, सोच रखा है पूरा, ठीक है। तो अब बताओ मेरी क्या लॉस कंसीडर करोगे? एक बात सुन लो, लॉस कंसीडर नहीं करना। आपको सामने वाले का इनकम TDS कैलकुलेट करने के लिए अंडर सेक्शन 192 इनकम कंसीडर करना है, डिडक्शन कंसीडर करना है, लेकिन लॉस कंसीडर नहीं करना। लेकिन एक टाइप का लॉस है जो अलाउड है। कौन सा लॉस? एक लॉस है जो अलाउड है, अगर ये बता दे तो वो लॉस होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी किराया, आपने बताया था हाउस प्रॉपर्टी से सिर्फ हमें किराया मिलता है, यही बताया था मैंने आपको। भाई मैंने आपको क्या बताया, हाउस प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? किराया। तो किराए में कैसे लॉस हो सकता है? क्या मैं किसी को किराए पे दूं और मेरे को और किराया देना पड़े उसे? ऐसा नहीं होता। बट ध्यान से सुनना, इसमें लॉस हो सकता है। अब जब इन हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो उसमें समझ आएगा, लेकिन मैं अभी आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जब आप प्रॉपर्टी को खरीद के रेंट पे देते हो ना, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो खरीद के, भाई प्लीज सुन लो, या तो आप खरीद के उसमें रहोगे या तो खरीद के उसको किराए पे दोगे, यही होता है। जब आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हो तो कई बार आपको उस पर लोन लेना पड़ता है और लोन लेने के बाद उस पर ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट, सुना है ना सबने। तो जब आप इंटरेस्ट देते हो और खुद रहते हो उसमें, तो उस हाउस प्रॉपर्टी से कमाई 0, लेकिन इंटरेस्ट जा रहा है, तो गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट आपको माइनस करने देती है। जैसे मान लेते हैं मैंने पूरे साल में एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी पे ब्याज दिया और उस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी से इस बार मेरे को प्रॉफिट ना होके क्या हुआ है? लॉस। मेरे को 0 रुपए इनकम है उस हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में 2 लाख का लॉस आ जाएगा। क्या इस वाले लॉस को कंसीडर करना है? बिल्कुल, इस वाले लॉस को आपको कंसीडर करना है अगर सामने वाला बताए, ठीक है। तो यानी कि हम उसकी पूरी इनकम सैलरी में 2 लाख का लॉस ले लेंगे अगर ये बता रहा है वो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्या हो सकता है, किराए पे दे दिया, लेकिन क्योंकि किराए से पैसा सिर्फ 50,000 आ रहा है और इंटरेस्ट जा रहा है कितना? 2 लाख, तो ऐसे केस में भी तो 1.5 लाख का लॉस हो सकता है। समझ आ रहा है? तो हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस आपका कंसीडर किया जाएगा। जब आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे इनकम टैक्स वाले में, TDS में नहीं पढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स में जब आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में बताया गया है कौन सा लॉस न्यू में अलाउड है, कौन सा ओल्ड में अलाउड है, तो ये सब आप वहां पे पढ़ोगे और यहां पे मैं नहीं बताने वाला। पर मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं, लॉस कंसीडर नहीं करना है। ओनली कौन सा लॉस कंसीडर करना है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। क्या यहां तक सारी बातें अब तक क्लियर हैं? बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं और मेरे हिसाब से आपको क्लियर भी होना चाहिए। सिंपल, क्या क्या बताया याद होना चाहिए आपको, ये वाला याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं इंटरव्यू में 192 सैलरी के बारे में जो जो पता है बताओ, तो आप क्या क्या बोलोगे फटाफट? इंप्लॉयर अगर इंप्लॉय को सैलरी दे रहा है और सैलरी उस अमाउंट से ज्यादा दे रहा है जिस अमाउंट पे उसको टैक्स बनेगा, तो जितना उसका टैक्स बनेगा उतना मुझे TDS काटना है। लेकिन कैसे? अगर मेरे पास 12 महीने काम कर रहा है तो हर महीने 12, मतलब जितना वो सैलरी उसका टैक्स बनेगा उसको 12 से डिवाइड करके मैं काटूंगा, हर महीने इतना TDS काटूंगा। 3 महीने या 1 महीने वाला बोलना नहीं है क्योंकि वो रूल नहीं है, ठीक है। करते हैं, कई लोग करते हैं, लास्ट के 3 महीने में TDS काटते हैं, लेकिन आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो नहीं बोलना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो बोलता है काटा जाता है कि नहीं, तो आप बोल सकते हो कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ कंपनियां नहीं करती। दूसरी चीज, कैसे TDS काटना है? स्लैब रेट से। तीसरी चीज, कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ड्यू के टाइम पे नहीं, बल्कि जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे TDS काटना है। अच्छा,
क्या जब मैं उसका टैक्स निकाल रहा हूँ तो क्या अगर उसने मेरे को कोई दूसरी इनकम बता दी तो क्या मुझे उसे कंसीडर करना है या नहीं करना? इनकम कंसीडर करना है, इनकम तो करना पड़ेगा। क्या उसने मेरे को डिडक्शन बताया कि मैं एटीसी से एटीयू तक इतना डिडक्शन लूंगा, क्या कंसीडर करना है? बिल्कुल कंसीडर करना है, लेकिन प्रूफ के साथ। जैसे अगर वो बोल रहा है मैंने एलआईसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस, तो आप बोलोगे एक काम करो, फोटोकॉपी दे दो उसकी, आप पे करते होगे ना। एटीसी में अपने बच्चों की स्कूल फीस भी आप माइनस करने को मिलती है। तो भाई मान लेते हैं आप कह रहे हो 50,000 रुपए बच्चे की स्कूल फीस दिया, तो बोलेगा भाई एक काम करो रिसिप्ट दे दो। समझ आ रहा है? तो प्रूफ के साथ आपको डिडक्शन कंसीडर करना है, इनकम भी कंसीडर करना है और डिडक्शन भी कंसीडर करना है। इसके अलावा क्या लॉस कंसीडर करना है? नॉर्मली कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करना, सिर्फ एक लॉस, कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस आपको कंसीडर करना है। क्या यहां तक बात समझ आ गई? तो ऑलमोस्ट अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है 192 सैलरी के बारे में, लेकिन एक पॉइंट और बच रहा है कि भाई अगर दो जगह काम कर लिया, फिर अगर कोई आदमी एक जगह से ज्यादा काम किया है, दो जगह काम कर लिया, जैसे मान लेते हैं किसी के पास काम करके आया और फिर मेरे पास आ गया, तो अब मुझे उसको कैसे टीडीएस काटना है, इसके समझाने के लिए मैं सीधा एक एग्जांपल लेता हूं और आपको इसके हिसाब से ही समझना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। एक आदमी है, मान लेते हैं इसका नाम है मिस्टर सुरेश। अब ध्यान से सुन लो, मिस्टर सुरेश क्या करता है भाई, प्लीज क्वेश्चन समझ लो क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। मिस्टर सुरेश पहले जाता है कंपनी ए में जॉब करने के लिए, कितने तारीख को? 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को कंपनी ए में जाता है और कंपनी ए को कहता है कि भाई मेरे को अपनी जॉब पे रख लो। कंपनी ए कहती है देखो भाई हम तुम्हें हर महीने 3 लाख रुपए सैलरी दे देंगे। ठीक है, डन हो गई बात। अब मिस्टर ए काम करना शुरू करता है। एक बात मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मिस्टर ए कंपनी ए का जो अकाउंटेंट होगा वो तो यही सोचेगा मिस्टर सुरेश हमेशा काम करेगा हमारे पास, ये थोड़ा ना सोचेगा कि छोड़ जाएगा। वो तो हमेशा ये सोचेगा कि भाई पूरे साल तक हमारे पास काम करेगा। उसके हिसाब से वो टीडीएस भी काट रहा होगा और 4 महीने तक इसने टीडीएस काटा भी, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक इसने काम किया। 31 जुलाई तक टीडीएस काटा भी, काम भी किया, सब कुछ हुआ। 31 जुलाई को उसने रिजाइन दे दिया कि भाई मैं बीमार हो गया हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा काम पे, ऐसा ऐसा करके झूठ बोल दिया और कंपनी बी में इंटरव्यू देने चला गया। ठीक है, और कंपनी बी ने इसको सिलेक्ट कर लिया। कंपनी ए में 4 महीने काम किया है, कंपनी ए के अकाउंटेंट को तो लग रहा होगा कि भाई अच्छा खासा वो करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा हमारे पास, तो 4 महीने बाद उसने छोड़ दिया। अब जब कंपनी बी में गया तो कंपनी बी ने क्या किया है, कंपनी बी में 1 अगस्त 2025 से ज्वाइन करती है और कंपनी बी ने इसको 3,20,000 रुपए सैलरी फाइनल की। ठीक है, अब जब कंपनी बी में जाता है तो कंपनी बी का अकाउंटेंट इससे पूछता है कि भाई पहले कहां काम करते थे। अब इसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो बता सकता है कंपनी ए में काम करता था, कंपनी ए से इतनी सैलरी ली और कंपनी ए ने इतना टीडीएस काटा मेरा, लेकिन हो सकता है ये मना कर दे, हो सकता है ये बोले कि भाई मैंने काम किया था लेकिन मैं डिटेल नहीं दूंगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि इसको नहीं बताया, इसने कंपनी बी को नहीं बताया कि भाई मैं कहां काम करता था, कितनी सैलरी मिलती थी, कितना टीडीएस कटता था, कुछ नहीं बताया कंपनी बी को। ठीक है, तो कंपनी बी वाला इसका कितना टीडीएस काटेगा आपको दोनों बताना है, कंपनी ए वाला कितना टीडीएस काटेगा और कंपनी बी वाला कितना टीडीएस काटेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन ये है जो आपको सॉल्व करना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर कंपनी बी में बता देता ये कि मेरा इतनी इनकम है, इतना टीडीएस काट चुका है, तो कैसे सॉल्व करना है ये सारा आप मुझे करके दिखाओ फटाफट। पहले आप बस पहला क्वेश्चन करो, पहला सिंपल सा, कंपनी ए में काम करता था तो कंपनी ए ने कितना टीडीएस काटा होगा। फिर जब कंपनी बी में गया और कंपनी बी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कंपनी बी ने पूछा कि भाई पहली कंपनी में कितना कमाते थे, कितनी सैलरी मिलती थी, वो बोला ही नहीं कुछ, चुप रह गया ऐसे। फिर बताओ क्या होगा, उसका कंपनी बी कितना टीडीएस काटेगी, फटाफट मुझे करके दिखाओ। हाँ एक सेकंड, न्यू टैक्स रेजिमे से निकालना है बस, ओल्ड के लफड़े में मत पड़ो। न्यू टैक्स रेजिमे चूज कर रहा है, न्यू के हिसाब से, और कोई इनकम नहीं है। एक बात और सुन लो, और कोई इनकम नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, ना कोई इनकम ना कोई डिडक्शन, सिर्फ एक इनकम है, कौन सी? सैलरी की, इसके अलावा कुछ नहीं। अब फटाफट बताओ, सिर्फ न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना है। आ जाओ, सबसे पहले कंपनी ए में आ जाओ फटाफट। अब तुम इधर देख लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही तो है। कंपनी ए में जब आप आते हो तो कंपनी ए का अकाउंटेंट सोचता है कि आप तो भाई पूरे टाइम काम करोगे, और वैसे भी आप बता के थोड़ा जाते हो कि मैं भगने वाला हूं। आप बोलोगे मैं तो पूरे साल काम करूंगा, तो भाई 3 लाख रुपए सैलरी इंटू 12, यही सोचेगा। वो सोचेगा आपकी सैलरी होने वाली है 36 लाख रुपए, माइनस फटाफट बताओ स्टैंडर्ड
डिडक्शन, कितने रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा? 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो कितना बचा प्लीज बताओ तो? 35,25,000 रुपए। इतना ही आपका टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो अब इस पे कितना टैक्स निकलेगा? तो आप फटाफट निकालते हैं। 0 से 24 लाख तक तो हमें पता है 3 लाख का टैक्स आएगा, शॉर्टकट। अब 0 से 4, 4 से 8 कहां भागे, तो 24 लाख तक आपको पता है 3 लाख का टैक्स आएगा। और 24 लाख से जो भी ऊपर है 35.25 लाख तक, वो कितना आएगा? 30%। प्लीज बता दो कितना आ रहा है बीच का अमाउंट? 24 से 35, 25 तक 11,25,000। इसका 30% कितना आ रहा है? यार मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं। 3,37,500। तो टोटल आपका 6,37,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बनेगा कितना? 4%, 25,500। तो टोटल जोड़ के बता दो एक बार कितना आ रहा है? 6,63,000। तो मतलब कंपनी ए को लग रहा है आपका पूरे साल में 6,63,000 का टैक्स बनेगा। उसके हिसाब से वो हर महीने 12 से डिवाइड करके आपका टीडीएस काट रही होगी, ऐसा ही है? यस। तो 55,250 रुपए पर मंथ टीडीएस काट रही होगी कंपनी ए। और आपने क्योंकि 4 महीने तक काम किया है, तो 4 महीने में इसने कितना टीडीएस काट लिया होगा आपका? 2,21,000 रुपए का। किसी और ने कुछ और अमाउंट बताया था, हम ठीक कर रहे हैं ना? हमें तो गलत नहीं बता दिया ना, क्योंकि जोड़ घटा तुमने किया है, ठीक है? तो भाई हमारे हिसाब से 2,21,000 रुपए कंपनी ए ने टीडीएस काट लिया होगा 4 महीने में, हर महीने 55,250 रुपए। क्या यहां तक क्लियर है या इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है। अब आ जाते हैं कंपनी बी में। जब आप कंपनी बी में जाते हो 1 अगस्त 2025 को जॉब करने, तो कंपनी बी आपसे पूछती है कि पिछले कंपनी का कितनी सैलरी मिली, कितना टीडीएस कटा, उसकी डिटेल दे दो। तो हो सकता है आप दे दो, हो सकता है आप मना कर दो, आप बोलो कि मैं नहीं बताता, नजर लग जाती है। फिर अब बताओ अब क्या होगा ऐसे केस में? अगर आपको पीछे वाली कंपनी का नहीं बता रहा, तो कंपनी बी को पुरानी डिटेल तो पता ही नहीं है, तो कंपनी बी क्या करेगी फटाफट बताओ? कंपनी बी सोचेगी कि आपने पीछे कुछ कमाया ही नहीं, छोड़ो सब कुछ, आप कमा रहे हो 1 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक हमारे पास काम करोगे, और हम कितनी सैलरी देने वाले हैं? 3,20,000, 3,20,000, और आप हमारे पास 8 महीने ही काम करोगे। क्या यही कंपनी को सोचेगी? 3,20,000 इंटू 8, 25,60,000। तो नई कंपनी को लगेगा आप इतना कमाने वाले हो, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 का मिल जाएगा आपको। तो 25,60,000 में से, 25,60,000 में से, और 25,60,000 में से 75,000 घटा दो, तो 24,85,000। यानी इस कंपनी को लगेगा आप इतना ही कमाने वाले हो, 24,85,000। तो कंपनी इसके हिसाब से टीडीएस काटेगी। कैसे काटेगी भाई? 0 से 24 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, और 24 लाख से 24 लाख, सॉरी 0 से 24 लाख तक आपका 3 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा, और 24 से 24,85,000 तक, 24,85,000 तक, तो बीच का 85,000 पे 30%, 25,500। तो ये कितना आ गया टोटल? 3,25,500। यानी नई कंपनी को लगेगा, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ देते हैं, तो 3,25,500 और का 4% आपका आ जाएगा 13,020। तो कितना आ गया ये? 3,38,520। तो नई कंपनी को लगेगा आपका इतना ही टैक्स बनना है। तो नई कंपनी 3,38,520 डिवाइड बाई 8, क्योंकि आप उसके पास 8 महीने काम करोगे, तो नई कंपनी को लगेगा कि 3,38,520 डिवाइड बाई 8, तो 42,315 रुपए पर मंथ टीडीएस डिडक्ट कर लेगी, और 8 महीने में टोटल 3,38,520 डिडक्ट कर लेगी टीडीएस। क्या ये बात समझ आई? अगर नई कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं है पुरानी कंपनी की, तो कहां से कंसीडर करेगी, और नई कंपनी अपने हिसाब से टीडीएस काट लेगी। अब आप बोलोगे इस आदमी ने तो बेवकूफ बना दिया, इस आदमी का टैक्स पक्का ज्यादा बनता, क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 महीने तक इधर से भी सैलरी लिया,
8 महीने तक इधर लिया, टीडीएस कम कटवाया क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन दिया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, टीडीएस कम कटा है तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आईटीआर फाइल करेगा, जब ये बंदा आईटीआर फाइल करेगा तो अपनी पहली कंपनी की भी डिटेल देगा और दूसरी कंपनी की भी डिटेल देगा, तो इसका टैक्स बन जाएगा और टैक्स बनेगा, टीडीएस कम कटा होगा तो बाकी का जो टैक्स होगा वो उसे जमा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा डिटेल में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जब अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो ये दिखाएगा 3 लाख रुपए 4 महीने तक सैलरी लिया और 3,20,000 रुपए 8 महीने तक सैलरी लिया, तो ये इनकम दिखानी पड़ेगी ना। और 2 बार जॉब किया तो 2 बार क्या 75,000 घटाने को मिलेगा, नहीं एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बस। ऐसे तो फिर 10 जगह जॉब करें फिर 7.5 लाख रुपए घटाने को मिल जाए, नहीं, एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने को मिलेगा जब ये अपनी आईटीआर फाइल करेगा। टीडीएस का पार्ट नहीं है, आईटीआर अलग पार्ट है। तो आप इसकी इनकम ज्यादा आएगी, टीडीएस कम कटा है तो उस टाइम पे ये अपना टैक्स जमा कर देगा बाकी का। तो ऐसा नहीं है कि इसने गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया, टीडीएस नहीं कटा है तो क्या हुआ, टैक्स तो बनेगा ना, टैक्स इसको देना पड़ेगा उस टाइम पे। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है लास्ट कि अगर कंपनी बी को उसने बता दिया होता कि भाई मैं इतना कमा के आया हूं, मैं 4 महीने में मैंने 12 लाख रुपए की सैलरी उठाई है और मेरा 2,21,000 का टीडीएस कट चुका है, क्या ये बता सकता था? वो बता सकता था। कई कंपनियां क्या कहती हैं, भाई पुरानी कंपनी की सैलरी स्लिप लाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, जब तक नहीं दिखाओगे हम रखेंगे नहीं। तो ऐसे केस में आपको पुरानी कंपनी की डिटेल देनी पड़ेगी। तो अगर पुरानी कंपनी की डिटेल दोगे तो क्या नई कंपनी उसको कंसीडर करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अब आप बोलोगे कैसे करेगी, वो मैं आपको नहीं करने को दे रहा हूं, मैं खुद ही करके दिखाऊंगा। तो मैं करके दिखाता हूं। इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं और ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं जो भी आपको बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है 192 में, जो आप खुश हो जाओगे कि खत्म हो गया 192, इतने दिन से चल रहा था। एक बार देख लो इधर, सुरेश कंपनी ए में जाता है, 3 लाख की सैलरी मिलती है, 4 महीने तक ही काम करता है, लेकिन क्योंकि कंपनी ए को लग रहा था कि हमारे पास तो हमेशा काम करेगा, तो उसने इसको 12 लाख की सैलरी दी और 2,21,000 का टीडीएस काट लिया। अब जब कंपनी बी के पास गए और कंपनी बी ने सैलरी फाइनल की कितनी, 3,20,000, लेकिन कंपनी बी को बता दिया स्पेशली कि भाई पहले मैं कमा चुका हूं 12 लाख रुपए और साथ में मेरा कुछ टीडीएस कट चुका है, तो कंपनी बी को उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब कैसे कंसीडर करेगी कंपनी बी? अब कंपनी बी का जो अकाउंटेंट होगा, जो कंपनी बी का अकाउंटेंट होगा, वो आपकी अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? वो कहेगा भाई 3 लाख रुपए इंटू 4 तो पहले से कमा के आया है, 12 लाख रुपए तो पहले से कमा के आया है, प्लस मेरे पास 3,20 इंटू 8 महीने तक कमाएगा, तो ये बताओ कितना होगा, 25,60,000। तो टोटल जोड़ोगे तो 37,60,000, यानी नई कंपनी को आपकी सैलरी कितनी लगेगी, 37,60,000। इसके हिसाब से टीडीएस काटेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेगा? इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा सबसे पहले, तो कितने का, 75,000। ध्यान रखना 2 जगह जॉब करोगे तो 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं माइनस होगा। 37,60,000 माइनस 75,000 आपका आ जाएगा 36,85,000। कंपनी को लगेगा इतनी आपकी सैलरी, इतना आपकी टैक्सेबल इनकम है। 0 से 24 लाख तक आपका कोई टैक्स, सॉरी 3 लाख का टैक्स बनेगा, और 24 लाख से ऊपर 36,85,000 तक कितना बनेगा, 30%। तो 36,85 माइनस 24 लाख आपका आ गया 12,85,000, और इसका 30% कितना होता है, 3,85,500, यानी आपका 6,85,500 का टैक्स बन रहा है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बन रहा है, 4%। क्या गया, 27,420, और फिर से जोड़ लो 6,85,500, 7,12,920, यानी नई कंपनी को आपका टैक्स कितना दिख रहा होगा, 7,12,920 की नई कंपनी को यह दिख रहा है कि भाई आपको इतना टैक्स बनेगा, तो इतना टैक्स बनेगा तो इतना टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन सोच के बताओ, क्या कुछ टीडीएस पहले कट चुका है? वो तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है ना, तो उसको छोड़ देगी। कुछ बात समझ आ रही है? यानी नई कंपनी को जब पुरानी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसकी सैलरी भी जोड़ेगा, टोटल उसकी सैलरी भी और आपकी सैलरी भी जो आप दोगे, फाइनल कंपनी को पता चल गया इतना टैक्स आपकी जेब से जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास,
इतना टैक्स आपकी जेब से कट के कहां जाना चाहिए? गवर्नमेंट के पास, जिसमें से ऑलरेडी कितना टीडीएस कट चुका है? ऑलरेडी 2 लाख कितना था? 2,21,000। तो 2,21,000 तो आपका ऑलरेडी कट चुका है ना। तो भाई 2,21 तो काट चुकी है, वो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, उसको छोड़ के बाकी काट लेगी नई कंपनी। भाई नई कंपनी आपका टोटल टैक्स का हिसाब लगाएगी, टोटल आपकी कितनी इनकम बनती है, टोटल कितना टैक्स जाएगा, उसमें से कुछ तो पहले ही गवर्नमेंट के पास जा चुका है तो उसको छोड़ दो, 2,21,000 छोड़ दो, और बाकी आपका बचा कितना? 491,920। इतने रुपए का टीडीएस हम आगे काटेंगे। अच्छा, हमारे पास कितने महीने का टाइम है? 8 महीने का। तो इसको 8 से डिवाइड करके 61,490 रुपए हर महीने हम टीडीएस काट लेंगे, एवरी मंथ टीडीएस काट लेंगे। अब देखो, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन कराऊं जिससे आपका क्लियरिटी आए ज्यादा, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इतना क्यों लफड़े में पड़ना है। आप इसी वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट बच रहा है तो। हम आगे बढ़ेंगे, हम इस चीज पे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बस आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नोट्स में मैंने वैसे लिख दिया है, नोट्स में मैंने लिख दिया है, इफ वर्कड विद मोर देन 1 एम्प्लॉयर, अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम करते हो तो क्या होगा? He may furnish the details of his salary and TDS deducted by the one employer to another employer। ध्यान रखना, may लिखा है, इसका मतलब उसकी चॉइस है। वो अगर पुरानी कंपनी को इंफॉर्मेशन देता, पुरानी कंपनी वाली इंफॉर्मेशन नए वाले को देता है तो वो उसको जोड़ के पूरा हिसाब करके फिर टीडीएस काटेगा, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं देते तो अपने हिसाब से काटेगा। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, कंपनी बी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो कंपनी बी के हिसाब से आपकी इनकम इतनी है, कंपनी बी को पुराना पता नहीं है आपकी, तो वो क्या सोच रही है, आपकी इनकम इतनी है तो आपको टैक्स इतना ही बनना चाहिए, और हमारे पास 8 महीने हैं तो 8 महीने के हिसाब से हम काट लेंगे हर महीने, क्योंकि पुरानी कंपनी की इंफॉर्मेशन न्यू के पास नहीं थी। लेकिन अगर वो दे देता इंफॉर्मेशन तो क्या करती भाई, अगर वो दे देता तो क्या करती? और आपको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या पता जॉब कर रहे हो जहां पे, वहां कोई आदमी कोई कंपनी छोड़ के आ रहा हो, तो आप क्या कहोगे, भाई पहले कितनी सैलरी मिली वो भी जोड़ो, और अब कितनी सैलरी हम देंगे वो भी जोड़ो, तो टोटल इनकम मिल जाएगी। आप टोटल इतना कमाओगे, तो आपको टोटल टैक्स इतना देना चाहिए, 7,12,920 रुपए देना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं 7,12,920 पूरा काट लूं? नहीं ना, कुछ तो पहले कट के जा चुका है ना गवर्नमेंट के पास। तो पहली वाली कंपनी ने 2,21 तो काट ही लिया था, तो 2,21 मैं क्यों काटूंगा? उसके अलावा बाकी बचा कितना? 4,91,920। तो मेरे को बाकी का पैसा 8 महीने में काट लेना चाहिए, एवरी मंथ में टीडीएस कट कर लेना चाहिए। आप कह रहे हो मेरे को फोटो खींचना है, आप खींच लो, ये लो। कहां से खींचना? प्लीज बताओ कहां से? यहां से, ठीक है। क्या किसी को स्टिल कोई डाउट है कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, उसको फोटो खींच लेने दो। हाँ बताओ, ये नीचे के ऊपर? हाँ, आप कह रहे हो कि 75,000 की डिडक्शन जब कंपनी बी को आपने दोबारा कैलकुलेट किया था, तो कंपनी बी ने, ए ने तो 75,000 घटा के कैलकुलेट किया था, तो आपने फिर 75,000 दोबारा क्यों घटाया? क्योंकि कंपनी बी को पुरानी इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, कंपनी बी को पता ही नहीं है ना कि कंपनी ए में भी आपने कुछ काटा था। सॉरी, क्या कह रहे हो यार, यहाँ पे क्यों एक ही बार घटाया? चलो एक चीज और बता दूं आपको, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। पहले तो क्वेश्चन ही शायद आप नहीं समझ पाए, मैं एक बार क्लियर करता हूं क्वेश्चन कि भाई क्या आपने नहीं समझा। कंपनी ए जो है आपकी, कंपनी ए ने टीडीएस काटा कैसे? कंपनी ए को लग रहा है इतना कमाओगे इतना टीडीएस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इतना कमाओगे। कंपनी ए ने आपका 55,250 के हिसाब से काटना शुरू कर दिया, 4 महीने तक काटा, आप भाग गए, आपने धोखा दे दिया कंपनी को। अब आप कंपनी बी में गए, कंपनी बी ने पूछा कितनी सैलरी थी पहले, आपने बताया ही नहीं। अच्छा, कंपनी बी को पुरानी पता ही नहीं है, आपने कभी कमाया है, आपका कोई टीडीएस कटा है, उसको कुछ नहीं पता, तो कंपनी बी के लिए तो आप एकदम नए बंदे हो ना। आप नए बंदे हो तो कंपनी बी क्या कह रही है, आप तो 8 महीने तक काम करोगे, 8 महीने तक काम करोगे तो इतना आप कमाओगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको 75,000 का, हम दे देंगे, उसके अलावा आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, और अगर इतनी इनकम होगी तो इतना टीडीएस काटना चाहिए, हम काट लेंगे। ये यहां तक तो लॉजिक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो,
यहां से मामला क्या चेंज हुआ कि कंपनी ए में आप काम करके गए, कंपनी बी को जाके बता भी दिए कि मैं पहले काम करके आया हूं, तो अब तो कंपनी बी को पता है ना भाई कि आप काम करके आए हो, तो कंपनी बी अभी भी क्या 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी। अब कंपनी बी को सारी आपकी इनकम पता है, पहले इतना कमाए और अब इतना कमाओगे, और एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो एक बार दे रहे हैं। पिछले वाले में 2 बार इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि कंपनी ए को नहीं पता था कंपनी बी में जाके काम करोगे, और कंपनी बी को नहीं पता था कि कंपनी ए में जाके काम करोगे, तो वो दोनों के दोनों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि इसने तो 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया तो इसको तो मौज आ गई, लेकिन भाई आईटीआर फाइल करते समय आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। आपका टीडीएस कम कटा है, लेकिन जब आईटीआर फाइल करोगे तब तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग लेगी ना पूरा। आईटीआर फाइल करते समय एक बार डिडक्शन मिलेगी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये कैलकुलेशन है, ये कोई फाइनल टैक्स थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट ने बोला आपको जितना इंफॉर्मेशन पता है उसके हिसाब से टीडीएस काट के हमें जमा करा दो। कुछ टैक्स आ गया हमारे पास, बाकी वो बंदा आईटीआर फाइल करेगा तो बाकी का टैक्स जमा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 बार टीडीएस दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिख रहा है, क्योंकि इस कंपनी को तो इन्फॉर्मेशन है ना पूरी, और जब पूरी इन्फॉर्मेशन है तो बार बार क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएगी? पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिया और फाइनल आपका इतना टैक्स काटेगी। अब थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं आया? आप क्या पूछ रहे थे? देख लो भाई, ये पीडीएफ निकाल के मैं भेज दूंगा भाई। ठीक है, फोटो खींच लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप फोटो खींच लो प्लीज। ये वाली वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी, क्लास नंबर 7 होगी ये। आपको कोई भी डाउट बच रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखो। सॉरी, कंपनी ए का ट्रीटमेंट ये रहा भाई, देख लिया भाई आपने। कंपनी बी का ये रहा ट्रीटमेंट। चलो आप मेरे से अलग से भी पूछ लेना, अगर किसी और का भी डाउट है तो मैं क्लियर करता हूं अभी ऑन रिकॉर्डिंग। किसी और का डाउट नहीं, अकेले भाई अंकित भाई का ही डाउट बच रहा है या आपका डाउट बच रहा है तो मैं अलग से बता दूंगा। किसी और का डाउट है प्लीज क्लियर बोल दो भाई। है किसी और का डाउट? नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर एक बार फोकस कर लो भाई। मैंने आपको 192 कंप्लीट करा दिया है और सब कुछ बता भी दिया है, नोट्स भी मिल गए हैं, और अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगली क्लास से हम 194C स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगली क्लास में समझेंगे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। प्लस कोई भी टीडीएस कराते ही मैं उसके कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं ऐसे, ताकि आपकी क्लियरिटी पूरी की पूरी हो जाए। तो ये अगले जो सेक्शन करेंगे उसके साथ हम 6 क्वेश्चन देने वाले हैं, ताकि वो साथ साथ में। अच्छा, अगला सेक्शन जैसा 192 इतना लंबा चला गया, बहुत ज्यादा क्लासेस लग गई, अप्रोक्सीमेट 7 क्लास लगी हमें पूरा कंप्लीट करने में। क्या 194C में भी ऐसा होगा? नहीं, अगर आपने सही से पढ़ा तो 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा तो हम 1.5 क्लास लेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि 1 क्लास में 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं। आगे के सारे सेक्शन इजी हैं, बट हाँ याद तो सारे रखने हैं, और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद करके लो, अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं याद करवाऊंगा आपको। 192 मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्लास मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूं और अगली क्लास में मिलते हैं 194C के साथ।